हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वर्धन क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, ये अनसोल्ड चल रहा है आपका 2000 अनसोल्ड चल रहा है 2023 के लिए। अनसोल्ड क्लास 10th मैथ सेट नंबर 5 2020 822 MV। ठीक है, ये जो 822 MV है, आप किसी भी प्रकाशन के अनसोल्ड में 822 MV देख करके अपना सेट पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस सेट के हम 5 क्वेश्चन करा चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है 6 का कैप है, दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं संख्या कहती है। तो देखिए, आप इसको इस तरह से करेंगे। मान लीजिए, माना इकाई का अंक आप x मान लेंगे। इकाई का अंक इकाई का अंक आपने चलिए x मान लिया। ठीक है, और दहाई का अंक क्या मान लिया आपने? देखिए, दहाई का अंक आपने मान लिया y। दहाई का अंक क्या हो गया? y। ठीक है, अब समझेंगे। बोल रहा दो अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। ठीक है, तो प्रश्न के ध्यान को फर्स्ट सर, पहली कंडीशन क्या है? लिखेंगे दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। तो लिखिए दहाई का अंक 3 गुना इकाई का अंक। बोल रहा है दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। तो दहाई का अंक बराबर 3 गुना इकाई का अंक। दहाई का अंक क्या है भाई? दहाई का अंक है y, इकाई का अंक क्या है x। तो y बराबर 3 है, समीकरण नंबर फर्स्ट। y बराबर 3 है, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब आपकी जो मूल संख्या है, वो मूल संख्या क्या हो जाएगी? मूल संख्या देखिए, समझिए। मान लीजिए आपके पास में कोई संख्या 42 है, 42 है। तो 42 ये इकाई का अंक होता है, ये है इकाई का अंक, ये दहाई का अंक हो गया। ठीक है, तो मैं 42 को इस तरह से लिख सकता हूं, 4 गुना 10 प्लस 2। मतलब 4 जो है दहाई का है और ये 2 इकाई का है। तो 10 चौक 40 प्लस 2 42। मैंने इस तरह से लिख दिया, 42 को इस तरह से लिख दिया। ठीक है, तो मूल संख्या क्या हो जाएगी? मूल संख्या हो जाएगी मेरे पास में 10y प्लस x। ठीक है, अब समझिए। अब वो बोल रहा है यदि संख्या में से 54 घटा दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। सेकंड कंडीशन, तो लिखिए सेकंड शर्त। तो इसमें से आप कितना घटा दें? 10y प्लस x में से अगर हम 54 घटाते हैं, 54 घटाने पर इसके अंक पलट जाते हैं। तो x प्लस 10y हो जाएगा। x के स्थान पर y, मतलब इकाई दहाई के स्थान पर इकाई हो जाएगा, इकाई के स्थान पर दहाई हो जाएगा। तो 10y प्लस x में से अगर 54 घटाता हूं तो ये x प्लस 10y हो जाएगा। 10y प्लस x का x प्लस 10y। इसको उठाकर आप इधर ले लो, 10y प्लस x और 10y प्लस x और x 10y प्लस x, और ये हो जाएगा वही, सॉरी, ये 10x प्लस y का पलट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 10x प्लस y। कितना हो जाएगा? 10x प्लस y। ठीक है, इकाई के स्थान पर दहाई, दहाई के स्थान पर इकाई। ठीक, उठाइए, ये हो गया 10x, ये y उठाकर इधर ले आओ, ये y इधर आके कैसा हो जाएगा? माइनस का। ये माइनस का 54 उठाकर इधर ले आओ, इधर जाकर कैसा हो जाएगा? प्लस का। ठीक है, तो 10y में से y घटा दूंगा 9y, x में से 10x घटा दूंगा माइनस की 9x।
बराबर किसके 54। चलिए 9 से इसमें डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 छिक 54, तो ये हो गया 6। इसको आप समीकरण नंबर सेकंड मान लीजिए, ये होगी आपकी समीकरण नंबर सेकंड। y बराबर कितना दिया है 3x, तो y बराबर 3x पे यहाँ रखो बस समीकरण सेकंड में। तो y बराबर 3x समीकरण सेकंड में रखने पर रखिए y बराबर 3x समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर रखिए, तो y का मान है 3x, 3x माइनस x बराबर किसके 6 के। y का मान यहां लगाते हैं 3x, 3x माइनस x, 3x माइनस x, 3x में से 2x घटा दूंगा तो 2x, तो 2x बराबर 6, 2 एकम 10, 2 तिया 6, तो कितना हो गया x बराबर 3, x का मान कितना हो गया 3। अब मुझे x का मान कहां लगा दूं, x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में लगा दीजिए। तो यार रखिए कि x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, चलिए समीकरण फर्स्ट ये है y बराबर 3x, क्या दिया है y बराबर 3x, तो y बराबर 3 गुना x का मान कितना है 3, तो y बराबर 9, x का मान 3, y का मान 9, तो अभिष्ट संख्या, तो यहां देखो अतः संख्या, संख्या क्या है भाई आपकी, जो मूल संख्या आपने बनाई थी 10y प्लस x, तो ये हो गया 10y प्लस x, तो y का मान कितना है 9, 10 गुना 9, x का मान कितना है, x का मान है 3, तो 10 की 9 बार मल्टीप्लाई करूंगा 90 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 93, तो क्या आंसर आ जाएगा 93। तो अभिष्ट संख्या क्या होगी 93, आप इसको इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। छह का ख पाइप देखेंगे, एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, उसका कुल भीतरी आयतन 48,510 मीटर की घात 3 है तथा भीतरी व्यास महत्तम ऊंचाई के बराबर है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हमें इसमें क्या करना है, हमारे पास में एक वृत्ताकार कमरा है, एक वृत्ताकार कमरा बनाते हैं हम इसमें, ये वृत्ताकार कमरा है इस तरह से, ठीक है। और इसके ऊपर एक अर्धगोलाकार गुंबद है ये, ठीक है, ये इसकी ऊंचाई होगी भाई, ठीक है। एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर क्या है अर्धगोलाकार गुंबद है, इसका कुल भीतरी आयतन मतलब इसके भीतर का जो आयतन है वो 48,510 मीटर की घात 3 है तथा भीतरी व्यास महत्तम ऊंचाई के बराबर है। ये इसका हो जाएगा भाई व्यास, कितना हो जाएगा ये इसका व्यास हो गया, व्यास होता है 2 गुना त्रिज्या, ये इसकी त्रिज्या होगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है समझिए, हमें दे क्या रखा है, दिया है क्या दिया है, यानी कि कमरे का आयतन, कमरे का आयतन दिया है भाई हमें कितना 48,510 मीटर की घात 3, 48,510 मीटर की घात 3। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें अब हमें निकालना है, लिखिए वृत्ताकार कमरे का व्यास, वृत्ताकार कमरे का व्यास 2r है, ठीक है, तथा तब
वृत्ताकार कमरे की त्रिज्या, वृत्ताकार कमरे की त्रिज्या r है। वृत्ताकार कमरे की त्रिज्या कितनी है? r है। कमरे की त्रिज्या कितनी होगी? r होगी। चलिए अब और क्या दिया है? यानी देखो अर्धगोलाकार गुंबद की त्रिज्या r है तथा अर्धगोलाकार गुंबद की त्रिज्या, अर्धगोलाकार गुंबद की त्रिज्या कितनी है? r है। अर्धगोलाकार गुंबद की त्रिज्या कितनी है? r है। अब हमें देखना है, हमें निकालना है इसमें क्या? कमरे की ऊंचाई निकालनी है। क्या निकालनी है? कमरे की ऊंचाई। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कमरे का जो आयतन है, कमरे के आयतन में क्या क्या जुड़ा है? देखिए एक तो बेलन, क्या है? बेलन के ऊपर आधा गोला है, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे, लिखे नाम, लिखेंगे कमरे का आयतन, कमरे का आयतन, कमरे का आयतन बराबर लिखिए बेलन का आयतन। देखो ये बेलन बना है, बेलन के ऊपर आधा गोला है, बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ठीक है। चलिए समझे, कमरे का आयतन दिया है 48,510, 48,510 मीटर की घात 3। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अर्धगोले का आयतन कितना है? 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें आप समझेंगे बहुत ध्यान से, इसमें दिया है भीतरी व्यास महत्तम ऊंचाई के बराबर है, तो h बराबर हो जाएगा यहाँ r, h बराबर किसके हो जाएगा? h बराबर हो जाएगा ये r, ऊंचाई त्रिज्या के बराबर होगी, ठीक है। तो r के स्थान पे मतलब h के स्थान पे मैं क्या लगा सकता हूँ? h बराबर में r लगा सकता हूँ। तो 48,510 ये हो गया पाई आर स्क्वायर, h के स्थान पे मैंने लगा दिया r, h बराबर r, तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो 48,510 बराबर किसके है? देखिए आर की 2 घात ले ली, 1 घात ले ली, तो पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब प्लस 2/3 और पाई आर क्यूब। तो पाई आर क्यूब में यहां से कॉमन ले लूंगा। चलिए 48,510 पाई आर क्यूब मैंने यहां से बाहर निकाल दिया, तो पाई आर क्यूब बाहर निकाल दिया, तो 1 + 2/3, 1 + 2/3, 3 कब 3, 3 और 2 5/3, तो 48,510 बराबर 5/3 पाई आर क्यूब, 5/3 पाई आर क्यूब। अब हमें करना क्या है? 3 की तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए भाई करिए, 48,510 गुणा 3, 3 बटे बराबर किसके? 5 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। समझो ये हो गया 48,510 गुणा 3, 5 पाई का मान कितना हो गया? 22/7 आर क्यूब। आप इनको उठा कर देते हैं, 48,510 गुणा 3 बटे, देखिए 7 की दर गुणा कर दूंगा मैं, 7 की दर गुणा कर दी, 22 पंजे कितना हो गया? 110, 22 पंजे 110 बराबर किसके? आर क्यूब के, ठीक है। देखो 1 0 से 1 0 कटे, इससे काटने हमने ये पूरा कटेगा 441 बार, कितना कट जाएगा? 11 से ये 441 बार कट जाएगा, 7 के 21, 441 को मैं लिख लूंगा 21 गुणा 21 और 7 के 21 बराबर किसके? आर क्यूब।
तो आर क्यूब बराबर 21 की घात 3, इसका ले लेंगे घनमूल। क्या ले लेंगे? घनमूल। तो आर बराबर किसके हो गया? इंप्लाइज दैट आर बराबर हो गया जी 21। आर बराबर 21। निकालना क्या है? कमरे की ऊंचाई। तो निकाल लेंगे कमरे की ऊंचाई। कमरे की ऊंचाई h बराबर किसके दिया है? देखिए h बराबर r दे रखा है। h बराबर क्या दिया है? r। तो h बराबर r का मान कितना है? 21। तो 21 मीटर। कमरे की ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 21 मीटर। आप इस क्वेश्चन को इस तरह लगाएंगे, ठीक है। छह का गैरपाई देखेंगे। एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर एक समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई होगी। देखिए भाई, हम इसको इस तरह से लगाएंगे। देखिए भाई, हमारे पास में क्या है? समुद्र में दो जहाज है हमारे पास में। क्या है? दो जहाज है। ये कोई प्रकाश स्तंभ है, मान लीजिए ए बी है। ए बी एक प्रकाश स्तंभ है। प्रकाश स्तंभ से ऊपर से नीचे देखने पर दो जहाज दिखाई देते हैं, ठीक है। ए बी यहां से आप यहां देखेंगे, ठीक है। और ये मान लीजिए कोई बिंदु सी है, ये कोई जहाज सी है, ठीक है। और यहां कोई दूसरा जहाज डी है। क्या है जहाज? दूसरा जहाज डी है, ठीक है। अब इनके जो अवनमन कोण है वो कितने बन रहे हैं? इनके अवनमन कोण बन रहे हैं आपके, एक को बन रहा है 30 डिग्री। समझो, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री बनता। क्या? 30 डिग्री। तो ये तो है 30 डिग्री का अवनमन कोण, ठीक है। तथा 45 डिग्री है। दूसरे का कितना हो जाएगा? दूसरे का हो जाएगा भाई 45 डिग्री। दूसरे का कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये हो गया 45 डिग्री, ठीक। चलिए अब ये करा, यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के पीछे 50 मीटर की दूरी पर है, मतलब यहां से यहां तक एक जहाज है, ये एक जहाज है, ये दूसरा जहाज है, तो इनके में अंतर है भाई 50 मीटर की। 50 मीटर की दूरी है। मान लीजिए ये दूरी 50 मीटर मान ली। डी से बी तक की दूरी मैंने x मीटर मान ली। क्या मान ली? x मीटर, ठीक है। चलिए, अगर मैं पूरी दूरी को जोड़ लूंगा तो 50 प्लस x हो जाएगा। पूरी दूरी कितनी हो जाएगी? 50 प्लस x मीटर। 50 प्लस x मीटर, ठीक है। चलिए, अब हमें देखना है इसकी प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई मुझे निकालनी है। मान लीजिए मैंने प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h मीटर मान ली, ठीक है। मैं ज्यादा इसमें मतलब थ्योरी नहीं लिखूंगा, मैं केवल आपको बता रहा हूं। ए बी क्या है? माना ए बी एक प्रकाश स्तंभ है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। माना ए बी एक प्रकाश स्तंभ है, प्रकाश स्तंभ है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? h मीटर है। जिसकी ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। अच्छा, अब हमें देखना है। चलिए देखिए, सबसे पहले आप देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और ए बी डी समकोण त्रिभुज बन रहा है और ए बी सी समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो आप एक काम करेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी डी में लेंगे तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ये हो गया tan 45। tan 45 बराबर किसके हो गया? h बटे x। tan 45 बराबर h बटे x। tan 45 का मान 1, ये हो गया h बटे x। इंप्लाइज दैट, तो h बराबर किसके हो गया? h बराबर हो गया x। h बराबर किसके हो गया? x, ठीक। चलिए पुनः
समकोण त्रिभुज एबीडी का काम खत्म। अब एबीसी पुनः समकोण त्रिभुज एबीसी में, पुनः समकोण त्रिभुज एबीसी में देखिए ये होगा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या हो जाएगा? tan थीटा, क्योंकि 50 प्लस x दोनों जुड़ जाएगा लंब बटे आधार। तो यहां लिखेंगे tan 30 बराबर h बटे 50 प्लस x। tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर किसके? h बटे 50 प्लस x। ठीक है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो 50 प्लस x, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो √3h। ठीक है, चलिए भाई अब मुझे क्या करना है इससे। अब ये देखिए आपको करना क्या है, h बराबर x दिया है, h बराबर x, आप इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। कौन सी मान लेंगे? ये समीकरण नंबर h बराबर x समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। h बराबर x समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 से x बराबर h रख दो। तो रखिए समीकरण फर्स्ट से h बराबर x या x बराबर h रखने पर, x बराबर h रखने पर या h बराबर x रखने पर, तो मैं क्या कर रहा हूं? x का मान रख रहा हूं मैं। x का मान है जी h बराबर किसके? √3h। तो 50 बराबर √3h माइनस h। ठीक है, तो 50 बराबर यहां से आप h बाहर निकाल दो तो कितना बचा? √3 माइनस 1। तो h कॉमन ले लिया √3 माइनस 1, तो ये हो गया 50 बटे √3 माइनस 1 इज इक्वल टू h बराबर h। तो इंप्लाइज दैट h बराबर 50 बटे √3 माइनस 1। आप क्या करेंगे? इसका परिवेकरण कर देंगे, मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 प्लस 1 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए भाई ये हो गया 50 √3 प्लस 1। अभी कितना हो गया? ये फॉर्मूला बन गया a² माइनस b²। तो ये कितना हो गया भाई? 50 √3 प्लस 1, वर्ग से रूट कैंसिल, √3 का वर्ग कितना होगा? 3, अरे 1 का वर्ग है, 3 में से घटा दे कितना होगा? 2 से 50 को काट दिया कितनी बार? 25 बार। तो कितना हो गया? 25 और √3 प्लस 1। ठीक है, तो हमें निकालनी थी प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, तो निकालिए। अतः प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, ऊंचाई AB बराबर 25 और √3 प्लस 1 मीटर। तो वही प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ये होगी। ठीक है, आप इसको इस तरह लगाएंगे। अब हम 6 का गहरा पॉइंट देखेंगे। निम्नलिखित सारणी में 400 नियोन लैंपों के जीवन काल का विवरण दिया गया है। लैंपों के जीवन काल की मध्यिका तथा बहुलक की गणना कीजिए। तो इसमें हमें क्या क्या निकालना है? तो मध्यिका निकालनी है और एक बहुलक निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो छोटा होगा मतलब बहुलक निकालते हैं उसमें। सबसे पहले देखिए भाई, तो सबसे पहले आप देखिए सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? तो इसमें 86 की बारंबारता सबसे अधिक है। किसकी बारंबारता सबसे अधिक है? 86 की। तो इसमें 86 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो इसको हम मानते हैं F1। ठीक है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है इसके ऊपर वाले को मान लेते हैं F0, इससे नीचे वाले को मान लेते हैं F2। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है बहुलक। बहुलक का फॉर्मूला है
बहुलक बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F2 माइनस F0 मल्टीप्लाई में H से। आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये बहुलक का होता है। अब देखिए इसकी बारंबारता सबसे अधिक 86 है, तो ये होगी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा 3000 और बहुलक वर्ग की उच्च सीमा L1 L2। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा L1, बहुलक वर्ग की उच्च सीमा L2। ऊपर वाले को F0, नीचे वाले को F2। ठीक, ये वैल्यू हम इसमें लगा देते हैं। L1 का मान है 3000, L1 का मान है 3000, F1 का मान है 86, F0 कितना है? F0 है 60 अपॉन में किसके 2F1। F1 है जी 86, F2 कितना है? F2 है 74 74, F0 कितना है? F0 है 60, इतना हो गया। H कितना है? H इन दोनों के जो अंतर होगा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और बहुलक वर्ग की उच्च सीमा के बीच में जो अंतर है वो होगा H, मतलब वर्ग माप। ये हो गया 500, इनका अंतर हो जाएगा भाई 500। ठीक है, तो 3000 प्लस इसमें से घटा दूंगा, ये हो जाएगा 26, ये कितना हो जाएगा 500 अपॉन में किसके, इसमें से करूंगा 8 दूनी 16, सॉरी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया, 8 दूनी 16 एक 17, 8 दूनी 16 एक 17। ठीक है, 172। अब इसको आप काउंट करेंगे, ये हो गया 4 7 6 13 134। ठीक, चलिए अब हमें करना क्या है, ये हो गया 3000 प्लस 26 गुणा 500 बटे में किसके, इसमें से इसे घटा देंगे, 12 में से 4 घटा दिया, ये हो गया 8। ठीक है, अब यहां बचे 16 में से 13 घटा दिया, ये हो गया 3। ठीक, थोड़ा सा डिवाइड करेंगे इससे इसको काट दें 13 बार, 2 से काटा 13 बार, 19 बार नीचे वाला कट जाएगा। ठीक है, इसकी 13 की 500 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 13 की 500 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 6500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6500, नीचे कितना हो गया 19। अब करना क्या है, 6500 को 19 से डिवाइड कर दीजिए, करिए 19 से 6500 को डिवाइड कर दो, 19 दिया 57, 19 दिया 57 और यहाँ की 15 में से 7 घटा दिया, ये हो गया 8। अब यहाँ 0 उतार लो भाई, 19 चौक 76, 19 चौक 76, ये हो गया 4, एक 0 फिर उतार लो, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 40 में से 38 घटा दिया, कितना हो गया 2, दशमलव लगा करके 0 उतार लो, 19 एकम 19, 19 एकम 19, फिर घटा दो इसमें से 20 में से 19 घटा दूंगा, एक दशमलव लगी हुई है, फिर 0 उतार लो, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, तो 5 इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया भाई 3000 प्लस आया क्या करके 342.15। चलिए भाई इसको इसमें ऐड कर देता हूं, करिए, ये तो हो गया 2 2 4 2 4 30 और 3 33, 3342.15 ये भाई आपका बहुलक हो गया। क्या हो जाएगा, बहुलक। ठीक है, ये आपकी भाई हमने क्या की है, भाग की है, तो ये इसका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, अब बहुलक के बाद में अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसका निकालनी है मध्यिका। क्या निकालनी है इसकी, मध्यिका। देखिए भाई हम इसकी मध्यिका किस तरह से निकालते हैं, चलिए हम मध्यिका वाले पोर्शन पे चलते हैं। इसको मैं रफ कर लेता हूं क्योंकि मुझे अब इसकी मध्यिका निकालनी है। इसको L1 L2 को भी खत्म कर देते हैं अभी। चलिए अब इसको हम रफ करते हैं।
अब मध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये आपके पास में बारंबारता दी है। अब इससे आगे हम बढ़ाते हैं इसको संचयी बारंबारता। इतना क्वेश्चन में आपको दिया है, इससे आगे हम इससे बढ़ाना है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता मतलब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सीएफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो संचयी बारंबारता बनाने के लिए सबसे पहले हमें 14 उतार लेंगे। इसमें जोड़ूंगा इसको, ये जोड़ूंगा 6 6 4 10 5 6 7 70, ये जोड़ूंगा 130 हो जाएगा। इसमें जोड़ूंगा, ये हो जाएगा 6 13 8 कितना हो गया, 13 और 8 हो गया 21, 216। इसको ऐड करूंगा, 6 4 10 की 0, 21 7 28, भाई 6 4 10 की 0 हो गया, 21 7 28 और 1 29। ठीक है, चलिए अब इसको जोड़ो, ये होगा 2 29 6 कितना हो गया 35, 352। ये कितना होगा 352 में 48 जोड़ूंगा 400। तो n बराबर कितना हो गया भाई, बारंबारता होगा योग हो गया n बराबर 400। अब इसका आप आधा कर देंगे, n/2, n/2 का मैं अगर आधा करता हूं, यहाँ इंप्लाइज दैट n/2, n/2 का मतलब 400/2, 400/2 का मतलब कितना होगा 200। अब आप देखिए 200 कहां सपोर्ट करेगा, 200 आपका यहां पहुंच रहा है 216 के आसपास। कहां पहुंच रहा, 216 के आसपास। तो इसकी बारंबारता क्या है भाई f, ये होगी बारंबारता f। ये मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, ये मध्यिका वर्ग की उच्च सीमा। ठीक है, L1 L2। और ये होगी फ्रीक्वेंसी, ये होगी इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी मध्यिका निकालनी है। तो मध्यिका का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, मध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F और n/2 माइनस का CF। L1 क्या है आपके पास में, L1 आपके पास में 3000 है, कितना है 3000। L2 कितना है, L2 है भाई आपके पास में 3500, तो 3500 माइनस का 3000 अपॉन में F। फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास में 86। n/2 कितना है, n का आधा मतलब 200 हो गया, कितना हो गया 200, या आप 400/2 पूरा पूरा लिख सकते हैं, 400/2। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता होगी आपके पास में 130। क्या है भाई, संचयी बारंबारता आपके पास में 130 है, CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। ये होगा 3000 प्लस इसमें से घटा दूंगा 500/86 और इसमें से घटा दूंगा, ये होगा 200, 200 माइनस 130 घटा दूंगा मैं इसमें से, घटाइए 3000 प्लस 500/86, इसमें से घटाऊंगा, कितनी बार घटेगा ये 70 बार। ठीक, 2 से डिवाइड करो इसको, 2 से मैं इसको डिवाइड करता हूं अगर ये कटेगा भाई 250 बार, 250 बार ये कट गया, 43 बार ये कटेगा, 43 बार ये कटेगा। तो 3000 प्लस 250 गुणा 70 और बटे हो गए जी 43। ठीक है, तो ये होगा 3000 प्लस, देखो 25 सत्ते कितना हो गया 175, 25 सत्ते 175, 2 जीरो याद रख लीजिए, बटे किसके 43 बटे 43 से मैं इसको डिवाइड करता हूं। देखिए भाई मैंने डिवाइड कर रखा है, आप डिवाइड करके देख लेंगे। इससे इसको काटूंगा तो 406.9 ये हो गया 3000 प्लस 406.9। ठीक है, ये इसमें से कट जाएगा। अब आप इसमें जोड़ लेंगे, जोड़िए, देखिए ये हो जाएगा 3406, आप इस तरह से जोड़ेंगे 6
0 3406.9 ये इसकी आपकी मध्यिका हो जाएगी। आप इसको इस तरह लगाएंगे, ठीक है। अब हम 7 का क्या पॉइंट देखेंगे। युगपत समीकरणों में योग 3x + y - 12 = 0 तथा x - 3y + 6 = 0 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जो रेखा x अक्ष से बनाती है। देखिए हम इसको किस तरह से सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, आपको समीकरण दिया 3x + y - 12 = 0, ठीक है। चलिए आप करना क्या है, आप ये समीकरण नंबर 1 है भाई, आपकी समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इम्प्लाइज दैट y बराबर, ये माइनस का 12 उठाकर आप इधर ले जाएंगे तो y बराबर प्लस का 12 हो जाएगा। y बराबर 12 - 3x, y बराबर 12 - 3x। तो आप यहां हमें वैल्यू निकाल लेंगे इसकी। देखिए समीकरण फर्स्ट से कुछ बिंदु निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए भाई हम बिंदु निकालते हैं। ये हो गया x, ये y। तो समीकरण फर्स्ट से x और y के मान हम निकाल लेते हैं। देखिए यदि मैं x का मान क्या रखूं, यदि मैं x का मान 4 रखूं तो 4 × 12, x का मान मैंने कितना रखा 4, 4 × 12, 12 में से 12 घटा दूंगा तो कितना y का मान आ जाएगा 0, ठीक है। चलिए इतना हो गया। और यदि मैं y का मान क्या रखूं, y का मान अगर x का मान मैं 2 रख लूं, x का मान अगर 2 रख लूं, 2 ठीक, या 3 रख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। x का मान अगर मैं 3 रख लूं तो 3 × 9, 12 में से 9 घटा दिया कितना हो गया 2, सॉरी 3, 12 में से 9 घटा दूंगा 3। x का मान 3 रखने पे y का मान भी आपको 3 मिलेगा, क्योंकि 12 में से 9 घटा दूंगा तो 3 हो जाएगा। अब आप 2 रख दीजिए, एक बार x का मान हम क्या रख रहे हैं 2 रख रहे हैं, ठीक है। x का मान 3 × 2 = 6, 12 में से 6 घटा दूंगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। तो आप लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से प्राप्त बिंदु, समीकरण फर्स्ट से प्राप्त बिंदु, समीकरण फर्स्ट से प्राप्त बिंदु आप लिखेंगे a। आप इनको ABCD रख लेंगे। x का मान 4 है, y का मान 0 है, तो a बिंदु के निर्देशांक 4 0, b बिंदु के निर्देशांक 3 3 तथा ABC, c बिंदु के निर्देशांक 2 6 है, ठीक है। चलिए अब आप दूसरी इक्वेशन देखते हैं। दूसरी इक्वेशन दी है x - 3y बराबर x - 3y + 6 = 0। पुनः x - 3y + 6 = 0। ये आपकी समीकरण नंबर 2 होगी। कौन सी समीकरण है 2, ठीक है। चलिए भाई अब हमें इसमें क्या करना है, आप इसको उठाकर इधर ले जाओ। x, ये 3y माइनस का इधर जाके कैसा हो जाएगा प्लस का, 3y - 6। तो आप यहां से x और y का मान निकाल लेंगे। चलिए भाई वैल्यू लगा लेंगे। ये हो गया x, ये हो गया y। यदि मैं y का मान कितना लगा दूं 2 लगा दूं, y का मान मैंने 2 लगा दिया, 3 × 2 = 6, 6 में से 6 घटा दूंगा x का मान 0, ठीक है। चलिए भाई ये हो गया। और यदि y का मान मैं कितना लगा दूं 3 लगा दूं, y का मान 3 × 9, 3 × 9 में से 3 घटा दूंगा तो x का मान भी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। y का मान 3 रखने पे x का मान 3 मिलेगा। यदि मैं y का मान कितना लगा दूं 4 लगा दूं, चलिए y का मान 4 लगाता हूं, y का मान 4, 4 × 12, 12 में से 6 घटा दूंगा x का मान 6, ठीक।
तो ये हो गया भाई समीकरण सेकंड से प्राप्त बिंदु। तो समीकरण सेकंड से प्राप्त बिंदु कौन कौन से हैं? देखिए ए बी सी नाम हमने यहां दे दिए थे। तो डी बिंदु के निर्देशांक हो गए 0 2 0 2। डी ई बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 3 3 तथा एफ बिंदु के निर्देशांक हो गए 6 4 6 4 है। अब हमें बनाना है ग्राफ। क्या बनाना है? ग्राफ। चलिए भाई हम इसको ग्राफ बनाते हैं। देखिए बहुत ढंग से ग्राफ बनाएंगे। ये आपका x डैश है, x डैश, ये आपका y डैश है, y डैश। ठीक है, ये आपका मूल बिंदु है, मूल बिंदु 0 0। मैं पॉइंट रखता हूं। चलिए x अक्ष पे एक बराबर दूरी कर गए, बराबर खाने काटूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार इधर माइनस, ये x एक्स की धनात्मक दिशा है, ये x एक्स की ऋणात्मक दिशा है। -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब ऊपर देंगे, ये y एक्स की धनात्मक दिशा, नंबर 1 2 3 4 5 6 यहां ले लेंगे। -1 -2, ये y एक्स की ऋणात्मक दिशा है, -3 -4 -5 -6 -7। देखिए समझेंगे। अब ये हमने क्या बना दिया? x डैश y डैश, x एक्स की धनात्मक दिशा, x एक्स की ऋणात्मक दिशा, y डैश, y एक्स की धनात्मक दिशा, y एक्स की ऋणात्मक दिशा। अब हमारे पास में जो बिंदु हैं वो क्या क्या बिंदु हैं? तो a बिंदु के निर्देशांक अब सबसे पहले रखेंगे। इसमें a बिंदु के निर्देशांक है 4 0, मतलब x का मान 4 है, y का मान 0 है। ठीक है, तो 4 0 कहां सपोर्ट करेगा भाई? x का मान 4 है, y का मान 0 है, तो x का मान 4, y का मान 0 यहां सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो a बिंदु के निर्देशांक हो गए 4 0। a बिंदु के निर्देशांक 4 0। b बिंदु के निर्देशांक क्या है? 3 3। b बिंदु के निर्देशांक है 3 3, x का मान 3, y का मान 3। ये यहां हो गया ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके। तो b बिंदु के निर्देशांक हो गए आपके क्या? b बिंदु के निर्देशांक हो गए 3 3। b बिंदु के निर्देशांक 3 3। चलिए अब c बिंदु के निर्देशांक क्या है? c बिंदु के निर्देशांक है 2 6। c बिंदु के निर्देशांक है 2 6, x का मान 2, y का मान 6। तो देखो x का मान 2 एरा, y का मान 6 एरा, तो ये 2 6 2 एरा, ये 2 6। इस तरह से आप इसे लेकर के चलेंगे। 2 6 यहां सपोर्ट करेगा। ये आपका बिंदु हो गया सी बिंदु के निर्देशांक क्या है भाई? सी बिंदु के निर्देशांक है आपके सी बिंदु के निर्देशांक है 2 6। ठीक, चलिए भाई सी बिंदु के निर्देशांक निकल गई। अब आप इसको जो तीनों बिंदु हैं, हम तीनों बिंदु को ऐसे करके, तीनों बिंदु को भाई हम ऐसे करके मिला देते हैं। देखिए भाई थोड़ा अगर आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो बिल्कुल ठीक बनेगा, तो इस वजह से थोड़ा मुझे दिक्कत हो सकती है। आपको ग्राफ पे बनाओगे तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन बनी, मतलब ये कौन सी इक्वेशन है? 3x + y - 12 = 0। तो लिखेंगे 3x + y - 12 = 0। ये वाली इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये हमने ग्राफ बना दिया। अब दूसरी समीकरण सेकंड से प्राप्त बिंदु क्या क्या है? डी बिंदु के निर्देशांक है 0 2, x का मान 0, y का मान 2। x का मान 0, देखो x का मान 0, y का मान 2, तो 0 2। तो ये हो गया भाई डी बिंदु के निर्देशांक। डी बिंदु के निर्देशांक 0 2, डी बिंदु के निर्देशांक
0 2। चलिए भाई अब हमें क्या करना है, अब अगला बिंदु है ई बिंदु के निर्देशांक क्या दिए हैं 3 3। ई बिंदु के निर्देशांक क्या दिए हैं 3 3। तो भाई ये ई बिंदु के निर्देशांक भी 3 3 है। ई बिंदु के निर्देशांक क्या होगी 3 3। ठीक, चलिए अब अगला पॉइंट है 6 4। एफ बिंदु के निर्देशांक है 6 4 6 4। चलिए 6 4, x का मान 6, x का मान 6, y का मान 4। ये देखो 6 4, देखो सबसे पहले 4 कहां तक जाएगा, ये 4 हो गया और जी 4 6 यहां आएगा। ठीक है, ये हो गया भाई। एफ बिंदु के निर्देशांक हो गए कितने 6 4 6 4। ठीक, अब हमें क्या करना है, इन बिंदुओं को हम ऐसे करके मिला देंगे बिंदुओं को। ठीक है, इन बिंदुओं को मिलाने पर ऐसे करके हमने रेखा खींची। ठीक है, अब ये जो रेखा है ये इक्वेशन बनेगी आपकी कौन सी, x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0। ठीक, अब ये हमारा एक त्रिभुज बन गया। एक तो त्रिभुज, एक तो बिंदु है ये वाला, b और e तो कॉमन बिंदु है, और एक बिंदु हो गया ये, एक बिंदु हो गया ये, तो ये तो हो गया a। कौन सा बिंदु है ये a, ये तो बिंदु हो गया a। इसको मैं b मान सकता हूं, इसको कौन सा मान, इसको चलिए कोई और बिंदु मान लेता हूं, ये माइनस का 6, x का मान माइनस 6 और y का मान 0, क्योंकि x एक्सिस की ऋणात्मक दिशा है तो इसको मैं बिंदु g मान लूंगा। क्या मान लूंगा, ये बिंदु हो गया g। तो g बिंदु के निर्देशांक माइनस के 6 और 0, माइनस के 6 और 0। ठीक, चलिए अब ये हमारा हो गया त्रिभुज। कौन सा है ये वाला हो गया हमारा त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है, ए बी जी। त्रिभुज क्या बन गया, ए बी जी। ठीक है, तो अब देखिए भाई इतना आप इसको नोट कर लेंगे, थोड़ा मुझे और आगे बढ़ाना है क्योंकि ये बोल रहा है इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमें इसमें ज्ञात करना है। तो बिंदु क्या होगी हमारे पास में, बिंदु है हमारे पास में ए बिंदु के निर्देशांक 4 0 और बी बिंदु के निर्देशांक 3 3 और जी बिंदु के निर्देशांक माइनस 6 0। तो ए बी जी या बी जी ए का क्षेत्रफल हमें निकालना है। इतना काम हमारा हो गया। तो ये वाला भाई मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा, तो इस वाले पार्ट को मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, देख लीजिए थोड़ा। चलिए इसको रफ कर देता हूं। चलिए भाई अब देखिए, तो अब हमारा त्रिभुज है तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी जी के निर्देशांक। लिखेंगे त्रिभुज ए बिंदु के निर्देशांक क्या है 4 0। ए बिंदु के निर्देशांक है भाई 4 0। बी बिंदु के निर्देशांक है 3 3 तथा जी बिंदु के निर्देशांक है माइनस 6 और 0, माइनस 6 0 है। ठीक है, ये निर्देशांक हो गए, ये भाई इसके पॉइंट हो गए। ठीक, इसको मैं मान लूंगा x1, इसको मान लूंगा y1, इसको मैं मान लूंगा x2, इसको मान लूंगा y2, इसको मैं मान लूंगा x3, इसको मान लूंगा y3। अब हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2
समझेंगे। x1 का मान क्या है 4, x1 का मान है जी 4 आपके पास में। y2 का मान कितना है, y2 का मान है 3, y2 का मान 3, y3 का मान 0, x2 का मान क्या है, x2 का मान 3, y3 का मान 0, y1 का मान 0, तो 0 माइनस 0 टोटल 0 हो जाएगा ये तो, प्लस x3 का मान कितना है, x3 का मान है भाई आपके पास में, x3 का मान है -6, x3 का मान -6, और y1 का मान क्या है, y1 का मान है 0, और y2 का मान क्या है, y2 का मान है -3, सॉरी 3, ठीक है। तो 1/2 कितना हो गया, 4 दिया 12, 0 माइनस 0 मतलब 0, 3 की 0 मल्टीप्लाई कर दी 0, प्लस माइनस का 6 ये रहा, और 0 माइनस 3 -3, तो 1/2, तो ये हो गया 12, और 6 18, माइनस माइनस प्लस 6 18, तो 1/2, 12 और 18 कितना होगा 30, 2 से 30 को काटने कितना 15, कितना हो गया 15। अब हमें निकालना है, इसमें आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर किसके, 15 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग में होता है, ठीक है। तो ये भाई इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये आपने ग्राफ पहले बना दिया था, इसके बाद हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दिया, और एक दूसरे तरीके से भी हम इसमें निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, वो वाला फॉर्मूला भी इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। अब सात्विक अथवा में दिया है 2x अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 बटे x माइनस 3 बटे मतलब x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 बराबर 0। x बराबर नहीं है 3 और 3 माइनस 3 बटे 2 के, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा इसे हल भी कीजिए। देखिए भाई इसको हम किस तरह से लगाते हैं, समझेंगे। इक्वेशन दी है आपको 2x अपॉन x माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3, 1 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपॉन में है x माइनस 3 और 2x प्लस 3 बराबर किसके 0 के, बराबर हो गया 0 के। इसमें अब हम क्या करना है, x माइनस 3 दे रहा, 2x प्लस 3 दे रहा, ठीक है। तो मुझे एलसीएम लेना है इनका, क्या लेना है एलसीएम, एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 3 और 2x प्लस 3, ठीक। एलसीएम मैंने ले लिया, तो ये हो गया 2x प्लस 3, या इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी, इसकी इसमें प्लस के x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 अपॉन में किसके x माइनस 3 और 2x प्लस 3 बराबर किसके 0, ठीक। चलिए इनका एलसीएम है भी, सबका एलसीएम ले लीजिए आप, सबका एलसीएम ले लेंगे हम। सबका एलसीएम कितना हो गया, x माइनस 3 और 2x प्लस 3, इसकी आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 2x की 2x में कर दूंगा तो 2 दूनी 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x प्लस x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 9 बराबर किसके 0। अब देखिए 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x माइनस 3 अपॉन 3x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 और 2x प्लस 3, इसकी आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर जाकर कैसा हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया जी 4x स्क्वायर प्लस
6x और x 7x, 7x और 3x हो गया 10x। अब 9 में से 3 घटा दिया, प्लस के 6। आप इसको उठाकर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर जाकर कैसा हो गया 0। ठीक, चलिए अब देखिए इसमें 2 से डिवाइड करा जा सकता है। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 तिया 6। चलिए इसको 2 से डिवाइड कर तो 2x² प्लस के 5x और प्लस के 3 बराबर 0। ठीक है, चलिए अब यहां करेंगे समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से आप इसकी तुलना कर देंगे। क्या करेंगे? तुलना करिए। तो a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर 3। ठीक, अब आप विविध कर का डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। लगाइए विविध कर d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान क्या है भाई? 5 है। b का मान क्या है? 5 का वर्ग। b का मान क्या है? 5। 4, a का मान है 2, c का मान कितना है? 3 है। 5 का वर्ग 25, 4 दूनी 8, 8 दिया 24। तो 25 में से 24 घटा दिया, कितना हो गया? 1। 1 कैसा है? 1 बड़ा है 0 से। 1 बड़ा कैसा है? 1 बड़ा है जी 0 से। यहाँ 1 बड़ा है 0 से, तो मतलब कैसा हो जाएगा? सबसे पहले क्या है? समीकरण के मूल कैसे होंगे? तो यहाँ लिखो अतः समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। देखिए समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान मैंने क्यों बताया? देखिए समझो, क्योंकि समीकरण के मूल सबसे पहले तो 1 हो गया। 1 बड़ा है 0 से, मतलब वास्तविक तो है। अब असमान का देखते हैं। देखो 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। आप इसके टुकड़े कर देंगे। क्या करेंगे? इसके फैक्टर कर देंगे ना। आप इसको सीधी धराचार्य विधि भी अप्लाई कर सकते हैं या फैक्टर मेथड, गुणनखंड मेथड से भी कर सकते हैं। 2x² प्लस के 5x प्लस 3 बराबर 0। 3 दूनी 6 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल या अंतर 5 हो। तो 2x², 3 दूनी 3x प्लस 2x, 3 दूनी 6 होता है। 2x² प्लस 3x प्लस 2x, मतलब 3 और 2 5, 3x प्लस 2x, 3 दूनी 6। तो यहां से मैं x कॉमन ले लूंगा, तो x कॉमन लेने पर आया 2x प्लस 3। यहां से मैं क्या कॉमन ले लूं? 1, तो 2x प्लस 3 बराबर 0। तो 2x प्लस 3 और x प्लस 1। मैंने क्या किया? 2x प्लस 3 यहां से कॉमन ले लिया, तो 2x प्लस 3 कॉमन किया तो क्या बचा? x प्लस 1 बराबर 0। अब आप इन्हें 0 के बराबर रखिए। 2x प्लस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस 3, तो x बराबर माइनस का 3/2। एक तो x का मान आ गया जी ये। एक बार इसे रखो, यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस। तो x के देखो दोनों मान कैसे आए हैं? आप 2x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 की अगर आप फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, तो आपके पास में 2 मूल आ रहे हैं। एक तो आ रहा माइनस 3/2 और एक आ रहा माइनस का 1, जो कि दोनों असमान है। तो अतः समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। तो भाई आज इस सेट के हम क्वेश्चन नंबर 7 के क तक कर चुके हैं। 7 के ख में आपके रचना वाले क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने आपको बताया रचना वाले समस्त क्वेश्चन मैं आपको जल्द ही करा दूंगा। हो सकता है कल मैं आपको रचना वाले क्वेश्चन करा दूं। तो आज भाई हमारा ये पूरा सेट नंबर 5 2020 का 822 MB पूरा कंप्लीट हो गया, केवल रचना वाले क्वेश्चनों को छोड़ के। प्रयास करूंगा कल आपको रचना वाले क्वेश्चनों का वीडियो दे दूं। ठीक है, आशा है जितना आज आपको पढ़ाया समझ में आया होगा। यदि मेरे द्वारा पढ़ाने में आपको कोई बेनिफिट हो रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपने अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहे।
अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।